कोरोना वायरस की घबराहट से दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल है। शेयर बाजार ही नहीं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, बेस मेटल, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन शेयर बाजार के साथ साथ सोने और चांदी में गिरावट ने निवेशकों को हैरत में डाल दिया है। इसीलिए एटीएम यानी आज तक मनी के इस एपिसोड की शुरुआत इसी खबर के विश्लेषण से। जब बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो तो सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना चांदी ही निवेशकों की पहली पसंद बनती है। फिर क्या वजह है कि वायदा बाजार में 44,000 की चौखट से लौटकर सोना शुक्रवार की सुबह 42,500 के करीब बिका और चांदी 49,000 का स्तर पार करके 3 ही दिन बाद 46,000 के नीचे है। ये गिरावट उस दिन है जब सेंसेक्स ने 1100 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की। केडिया कमोडिटी के प्रमुख अजय केडिया इस गुत्थी को समझाते हुए कहते हैं कि बीते 2 महीनों में सोना 9% की तेजी दिखा चुका है। यह कोरोना वायरस के असर के कारण हुआ। अब किसी नए संकेत तक सोने का ऊपरी स्तर पर टिकना मुश्किल है। अपने उच्चतम स्तर से सोना 4 से 5% की गिरावट दिखा सकता है। मौजूदा स्तर निवेशकों को मुनाफा वसूली के लिए बेहतर हो सकते हैं। हालांकि चांदी में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि कोरोना का कहर थमने के बाद अर्थव्यवस्था में बेस मेटल की मांग बढ़ेगी, जिसका फायदा चांदी को मिलेगा। सिर्फ सोना और चांदी ही नहीं, चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस का असर अन्य उत्पादों और उद्योगों पर साफ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ये वायरस दुनिया में अपने पांव पसार रहा है, व्यापार और अर्थव्यवस्थाओं पर इसके असर की चिंताएं और बढ़ रही हैं। पूरे हफ्ते गिरावट दर्ज करने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में शुक्रवार को भी भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स तो शुक्रवार की सुबह 1100 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ औंधे मुंह गिरा। दुनिया भर के निवेशक केवल इस हफ्ते में ही भारतीय बाजार में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए कमा चुके हैं। वहीं अमेरिका में भी अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के असर की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। चीन से शुरू हुआ ये वायरस अब वैश्विक महामारी का रूप ले रहा है। इसके 80,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अब ये यूरोपीय देशों में भी तेजी से पांव पसार रहा है। मूडीज एनालिटिक्स ने चेताया है कि कोरोना वायरस अगर महामारी का रूप लेता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। वहीं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की माने तो एशिया से बाहर कोरोना वायरस के फैलने से दुनिया की अर्थव्यवस्था की बढ़त दर में इस साल 1.3% की कमी आएगी और इसको 1.1 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है। भारतीय कंपनियों ने चीन से आने वाला जो कच्चा माल स्टॉक कर रखा था वो खत्म हो रहा है और अगली खेप कब आएगी इसका पता नहीं है। फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रोकेमिकल्स, जिम्स एंड ज्वेलरी समेत कई सेक्टर्स में इसका गहरा असर पड़ेगा। आइए अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कितनी विकट है कोरोना वायरस की ये चुनौती। जो इंक्रीज़ हुए हैं चाइना में कंफर्म केसेस, उसकी वजह से एक इंटरनेशनल पैनिक शुरू हो गया है। जापान ने अपने स्कूल्स बंद कर दिए, अमेरिका में लॉकडाउन हुआ है, इटली में लॉकडाउन हुआ है सिटीज़ का, सऊदी अरेबिया में हज को कैंसिल किया गया, हज को डिले किया गया है। और अगर आप देखिए कि दुबई में जो एक्सपो है उसको कैंसिल किया, फेसबुक ने अपना इवेंट कैंसिल किया, hyundai ने अपना एक प्लांट शट डाउन कर दिया है कोरिया में जब एक केस कोरोना वायरस का कंफर्म हुआ है। उसकी वजह से एक इंटरनेशनल पैनिक हुआ है मार्केट्स में और उसकी वजह से यूएस में सबसे बड़ा फॉल हुआ 2020 का और भारत में भी 1100 पॉइंट की गिरावट आई स्टॉक मार्केट में। आज तक मनी के पिछले एपिसोड में हमने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मामले के चलते टेलीकॉम सेक्टर में 2 कंपनियों के बढ़ते प्रभुत्व के खतरे से आपको आगाह कराया था। इस मामले में अब सरकार के दखल की उम्मीद की जा रही है और ये कोशिश हो रही है कि टेलीकॉम कंपनियों को इस संकट से उबारा जाए। देखिए ये रिपोर्ट। एजीआर बकाये को अपने कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा बता रही टेलीकॉम कंपनियों को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इस हफ्ते आदेश दिया कि वो एजीआर सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट जमा कराएं, जिनके आधार पर वो बकाये को कम बता रहे हैं। हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने अपने कुछ बकाये का भुगतान कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन्हें बकाये की पूरी रकम 17 मार्च तक चुकानी है। खबरों की माने तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर उन्हें इस मामले में राहत देने पर काम कर रहा है। वोडाफोन आइडिया ने पूरी रकम चुकाने के लिए सरकार से 15 साल की मोहलत मांगी है। हो सकता है टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाये की पूरी रकम चुकाने के लिए थोड़ा वक्त मिल भी जाए। वहीं संकट के चलते अब टेलीकॉम कंपनियों के एसोसिएशन COAI ने भी सरकार से ये गुहार लगाई है कि लाइसेंस फीस को घटाकर 8% से 3% तक कर दिया जाए। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया मोबाइल डेटा के दाम में 7 से 8% तक की बढ़ोतरी की मांग कर रहा है, तो जिसकी आशंका थी वही होता दिख रहा है। महंगे कॉल्स और डेटा के दिन आने वाले हैं। तो सरकार के पास जो 2-3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं और जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, एक है कि एक ऐसा फंड बनाया जाए
कि ये टेलीकॉम कंपनीज जो जिनको पेमेंट करना है सरकार को, वो फंड उन टेलीकॉम कंपनीज को लेंड करे कुछ अमाउंट, और उसके ऊपर डेट उठाया जाए और उस डेट के बेसिस पे वो पेमेंट टेलीकॉम कंपनीज सरकार को कर सकें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। दूसरा, वोडाफोन ने ये मांगा है कि जो उनका जो जीएसटी का क्रेडिट है उसको एडजस्ट कर लिया जाए एजीआर ड्यूज के अगेंस्ट। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है जिसमें एक बहुत बड़ी समस्या है कि सरकार एजीआर का क्लैरिफिकेशन दे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, जो पॉसिबिलिटी बहुत कम नज़र आ रही है, लेकिन ये एक और सॉल्यूशन सरकार के सामने पेश किया गया है कि आप ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि जो रेट्रोस्पेक्टिवली एजीआर था वो इन सारी रेंट का या फिर आपने कोई कैपिटल गेंस किया है उसके ऊपर नहीं लगेगा, सिर्फ आपकी टेलीकॉम सर्विसेज पर लगेगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा है। बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली में दंगों के चलते कई इलाकों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा। ऐसे माहौल में लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल इन दिनों आम हो गया है। आइए समझते हैं ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दिल्ली ही नहीं, हैदराबाद में भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला इस हफ्ते सामने आया, जहां साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप, ट्विटर और टिकटॉक के खिलाफ दो धर्मों के बीच भड़काऊ अफवाह फैलाने के मामले में एफआईआर दर्ज की। आरोप ये था कि लोग व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक आदि सोशल मीडिया ऐप के जरिए राष्ट्र और धर्म के खिलाफ संदेशों वाले वीडियो और पोस्ट अपलोड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां फेक न्यूज और अफवाह फैलने से रोकने के लिए कदम नहीं उठाती, लेकिन ये प्रयास अभी इतने व्यापक नहीं है जिससे अफवाहों और झूठ को पूरी तरह से रोका जा सके। ऐसे मामलों में आपकी सतर्कता और समझदारी बेहद मायने रखती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर में पोस्ट की गई हर चीज सच नहीं होती। ऐसे मैसेज, फोटो या वीडियो जो किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष या फिर धर्म विशेष के बारे में भड़काऊ जानकारी देते हैं तो गूगल पर जाकर उनका फैक्ट चेक देखें या पढ़ें। सही जानकारी के लिए प्रमुख न्यूज चैनलों, वेबसाइट और अखबारों पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर वेरीफाइड सरकारी हैंडल्स या न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के हैंडल्स को फॉलो करें। जागरूक रहें और बहकावे में बिल्कुल ना आएं। एटीएम का ऑटो सेगमेंट में इस हफ्ते जानिए फोर्ड एंडेवर एसयूवी के अपडेटेड मॉडल के बारे में। टेक में देखिए एक ऐसा जुगाड़ जिसके जरिए आप नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं। और मोबाइल में है एप्पल का मोबाइल पसंद करने वालों के लिए एक बड़ी खबर। देश की पहली 10 गियर वाली कार को फोर्ड ने लॉन्च कर दिया है। फोर्ड एंडेवर एसयूवी के अपडेटेड वर्जन की शुरुआती कीमत 29.55 लाख रुपए है और ये कार BS6 नॉर्म्स पर आधारित है। इस कार में 2 लीटर की क्षमता का टर्बो डीजल इंजन दिया गया है। इंजन के अलावा इस एसयूवी के डिजाइन में भी कंपनी ने कुछ बदलाव किए हैं। इस कार में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है। हम आपको एक टिपिकल टेक तक टाइप का जुगाड़ देने वाले हैं, विच इज अ टेक जुगाड़। आपके टेलीविजन में सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है और उसके बाद आपका टेलीविजन जो है एक स्मार्ट टीवी की तरह ऑपरेट कर सकता है। स्मार्ट टीवी बिल्कुल नहीं तो एटलीस्ट जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका सारा कंटेंट आप देख पाओगे अपने टीवी पे। क्या चाहिए आपको अपने टीवी में? एक HDMI पोर्ट और एक USB पोर्ट। ये डिवाइस है, क्या बोलते हैं इसको, एनीकास्ट है। बेसिकली इट इज अ स्क्रीन मिररिंग डिवाइस और ये एंड्रॉइड, iOS दोनों के साथ कंपैटिबल है। बेसिकली दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। और इसके साथ आपको एक वायर मिल रही है। वायर में क्या है, इन्होंने एक तो HDMI कंपैटिबल पोर्ट दिया हुआ है और एक USB जो है वो एक तरफ से मिल रही है। आप इसको कनेक्ट करोगे, माइक्रो USB पोर्ट है इसमें, उससे आप कनेक्ट कर लो इस डिवाइस के साथ। और जो बाकी इसके 2 पोर्ट्स हैं, बेसिकली जो इसका HDMI है और इसका जो USB है, वो आपके टेलीविजन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इट्स फेयरली सिंपल। HDMI पोर्ट में इसको इंसर्ट कर दिया और जो USB है वो यहाँ पे अंदर चली जाएगी। जैसे ही आप अपने इस डिवाइस को कनेक्ट करोगे स्क्रीन से, अपने टेलीविजन से, दिस स्क्रीन मोड विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। सिंपली अब आपको जाना है अपने फ़ोन में। आप जाएं अपने वाईफाई ऑप्शंस में, वाईफाई को ऑन करेंगे तो आपको ये ड्रोंग E358 सामने दिख जाएगा। आप उससे कनेक्ट करें और पासवर्ड इसका ये यहाँ मिल रहा है आपको। यही फ़ोन जो है वो पीछे मिरर होना शुरू हो जाएगा। अब जो मैं फ़ोन में देख रहा हूँ वही अब आपकी स्क्रीन में आना शुरू हो जाएगा। एप्पल के मोबाइल फोन्स को पसंद करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी के CEO टिम कुक ने शेयर होल्डर्स को बताया है कि भारत में कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए कंपनी 2021 में भारत में पहला ब्रांडेड रिटेल स्टोर खोलेगी। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है फास्ट फॉरवर्ड। आइए फटाफट देखते हैं वो खबरें जो आपकी जेब और जिंदगी पर असर डाल सकती हैं।
सरकार द्वारा जारी किए गए जीडीपी ग्रोथ के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.7% पर आ गई। वहीं 2019-20 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को संशोधित कर 5.6% और दूसरी तिमाही के लिए 5.1% कर दिया गया है। नोटबंदी के दौरान गड़बड़ी करने वाले देश के हजारों जूलर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीते दिनों नोटिस भेजा। जूलर्स पर आरोप है कि बैंक में कितने भी 500 और 1000 के नोट जमा करने की छूट का कई जूलर्स ने गलत फायदा उठाया और काले धन को सफेद किया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार मामले में मेक माई ट्रिप और ओयो के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के अनुसार बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली व्यवस्था कायम करने के लिए एमएमटी और ओयो के खिलाफ मामला बनता है। आरबीआई के एक आंतरिक अध्ययन के अनुसार देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या सालाना 61% की दर से बढ़ रही है, लेकिन कैश का चलन भी कम नहीं हुआ है और वो नोटबंदी के पहले के स्तर के करीब पहुंच गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 में लगभग 12.67 लाख नौकरियों का सृजन हुआ। नवंबर महीने में आंकड़ा 14.59 लाख था। आइए महंगाई मीटर में देखते हैं पिछले एक हफ्ते में आपके किचन से जुड़े सामानों के दाम कितना बदले। अगर आपके घर में परिवार का पुराना सोना रखा है और आप ये जानना चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल आप कैसे करें, तो इस हफ्ते का एटीएम सूझबूझ आपके लिए ही है। आइए देखते हैं। फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि सोना अपने उच्चतम स्तर के पास कारोबार कर रहा है। ऐसे में आपको अगर अपने पुराने सोने पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो इसे बेचकर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। प्राप्त हुई राशि में से एक हिस्सा गोल्ड ETF जैसे विकल्प में लगाकर छोड़ देना चाहिए और शेष राशि को जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर निवेश करें। मसलन जोखिम न ले पाने की स्थिति में पैसे को 3 साल या उससे ज्यादा की अवधि के लिए डेट फंड में लगाएं। इसी तरह अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना है और जोखिम भी ले सकते हैं तो इक्विटी फंड में निवेश करना बेहतर होगा। पुराने सोने में निवेश का एक विकल्प सरकार की ओर से चलाई जा रही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी है। इसमें मिनिमम लॉक इन पीरियड के लिए आपका सोना रखकर इस पर आपको निश्चित ब्याज भी अदा किया जाएगा, लेकिन एक निश्चित अवधि से पहले पैसा विड्रॉल करने पर पेनल्टी का प्रावधान भी है। आज तक मनी के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए आज तक से।